मैं केरल बोल रहा हूं। वही केरल जिसे सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कहा जाता है, जिसे हम किताबों में सबसे एजुकेटेड स्टेट के लिए जानते आए हैं। मैं वही केरल हूं जो आजकल केरल स्टोरी को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। आज केरल स्टोरी प्रत्येक न्यूज चैनल की हेडलाइन बनी हुई है। क्या है केरल स्टोरी और क्या ISIS से क्या है रिश्ता? क्या एक फिल्म का 32,000 लड़कियों का आंकड़ा मात्र 3 में तब्दील हो गया? क्यों इसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि क्या वास्तव में केरल में 32,000 लड़कियों का अपहरण, यूं कहें कि उनको उनके पद से भ्रष्ट कर दिया गया है। ये लड़कियां गायब हो गई हैं। ये यूं ही ये आंकड़ा एक काल्पनिक कहानी है। सबसे पहले आपको फिल्म निर्माता और केरल स्टोरी क्या है इसके बारे में बताता हूं। द केरल स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदानी ने अभिनय किया है। कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाती हैं और ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल हो जाती हैं। फिल्म लव जिहाद के षड्यंत्र सिद्धांत पर आधारित है और दावा करती है कि केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया क्या है। ये एक जिहादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। इसकी स्थापना अप्रैल 2013 में की गई थी और ये काफी तेजी से बढ़ा है। ये इराक में आतंकी संगठन अल कायदा का सहयोगी है। 3 नवंबर 2022 को जारी की गई इस टीजर में अदा शर्मा को फातिमा बा, एक हिंदू मलयाली नर्स का किरदार निभाते हुए दिखाया गया है जो एक अफगान जेल में समाप्त होने से पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी और ISIS में शामिल हो गई थी। वह हिंदू और ईसाई समुदाय की 32,000 लड़कियों में से एक होने की पहचान करती है जो केरल से गायब है और इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में भर्ती हुई थी। केरल स्टोरी को वास्तविक जीवन घटनाओं पर आधारित बताया गया है, जबकि दिखाए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता किसी भी वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। जबकि फिल्म के अंत में उन लोगों के वास्तविक नाम और कहानी बताई गई है जिनसे फिल्म संबंधित है, प्रेरित है। फिल्म के निर्माता ने दावा किया कि फिल्म लव जिहाद के एक उदाहरण की सच्ची कहानी है जो गैर मुस्लिम लड़कियों को एक प्रेम जाल में फंसाते हैं, अपने रोमांस में उनको उलझा देते हैं और फिर उन्हें शादी का लालच देते हैं इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप तो लगे हैं। आरोप लगा है कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है। 3 पाले के एक तरफ हैं और तू चौथी एक तरफ है। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी की भारतीय युवती की भी है तो भी इसे दुनिया को दिखाया ही जाना चाहिए। 32,000 के आंकड़े को हम पीछे भी छोड़ दें। यदि हम एक लड़की की इसको कहानी माने तो भी ये गलत है और उतनी ही सच को उजागर करती है जितना समाज को उजागर होना चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। एक एक पल कैसे आपको उलझाया जाता है, कैसे आपको बरगलाया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवार के लोगों के असल इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं जिनके साथ में ये सब वाकई में हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज जाती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती होती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की कोई राह नहीं है। केरल में श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां कर थमता है। यदि आप आंकड़ों पर जाएंगे तो केरल से लड़की श्रीलंका जाई हुई मिलेगी आपको पासपोर्ट के हिसाब से, लेकिन वहां से उसे श्रीलंका से एक नकली पासपोर्ट पर ISIS तक पहुंचाया जाता है। जबकि सरकार के रिकॉर्ड में केरल टू श्रीलंका की ही यात्रा होती है, लेकिन असली यात्रा तो आगे से शुरू होती है। फिर ये रास्ता सीरिया में जाकर थमता है जहां उसके जैसी तमाम लड़की आतंकवादी संगठन ISIS के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख को मिटा सकें, यानी सिर्फ उनकी सेक्स स्लेव बनकर रह सकें। और जब उनका मन भर जाए तो उन्हें गोली मारकर उसी रेत में दफन कर दें या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दें।
फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर यह फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवती को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अगर ये बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती, क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने आते? धर्म प्रचारकों के हथकंडों का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। ये फिल्म कोई चलचित्र नहीं है, ये आपका अवर्तमान है जो आपके सामने घटित हो रहा है, जिसे देखकर आप आंखें तो नहीं मूंद सकते, पर हाँ यदि कोई आपके सामने से ला रहा है तो आपको इसे जानने की जरूरत है। आपको अपने परिवार और अपने बच्चे बच्चियों को ऐसी फिल्म दिखाना जरूरी हो जाता है। अदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, अभी भी लगते ही रहेंगे। बंगाल में तो इसे बैन भी कर दिया गया है, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रहते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह हैं और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन एक कथानक की गंभीरता जताने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्तो की नजदीकियां यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। फिल्म द केरल स्टोरी को अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि आप जानते कि सर के कासरगोड में कुछ गांव है जहां शरीयत का बोलबाला है। दुनिया में जब भी कहीं बम विस्फोट होता तो फिर चाहे श्रीलंका में, सिंगापुर में, अफगानिस्तान में, केरल कनेक्शन जरूर निकल कर आता है सामने। ऐसा क्यों होता है सर? ये सवाल है पुलिस प्रमुख से निमा मैथ्यू का, जो इन 3 जिहादी लड़कियों में से एक है जिसे फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाया गया है। निमा की भूमिका निभाई है योगिता बिहानी ने। फिल्म में दिखाया गया कि निमा एक ईसाई परिवार की लड़की जो इस्लाम कबूल कर लेती है। उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है आतंकी संगठन ISIS के लिए, लेकिन फिल्म के आखिर में पुलिस प्रमुख से उसका सवाल जाहिर करता है कि वह वापसी करना चाहती है। जांच अफसरों से घिरी फातिमा और फिर शालिनी उन्नी कृष्णन यानी अदा शर्मा, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तान बयान करते हुए कहती है, मैंने ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए ये जानना जरूरी कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जहां 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जो अपने एक अच्छे भविष्य की नींव रखने वहां आई है, जिसमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि जो सिद्धि इदनानी है, निमा योगिता बिहानी और आसिफा सोनिया बलानी के साथ एक रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्त बन जाती हैं। शालिनी गीतांजलि और निमा आसिफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह से नावाकिफ हैं। असल में आसिफा के आसपास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तित करने पर एक गुप्त एजेंडा चलाती रहती है। उसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का सहारा भी लेती है और ऐसे जाल बिछाती कि लड़कियों को कट्टरपंथी बना जा सके, उनके ब्रेन वॉश किया जा सके। ये वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक लगता है। परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा किया जाता है। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला रमीज उसे गर्भवती तक कर देता है। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है और ऐसे ही यह फिल्म एक ऐसे ताने बाने से होकर गुजरती है जिसका अंत बहुत बुरा होता है। किस तरह से इन लड़कियों को एक जीते जागते नरक से गुजरना पड़ता है। निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन अपने पात्रों के माध्यम से भय और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे हैं, मगर उनके किरदार पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। उनकी कहानी में ग्रे चित्रों की गुंजाइश नजर नहीं आती। वो जो है स्पष्ट दिखाते हैं। वो कोई भी चीज विवेचना के तौर पर नहीं दिखाते। किसी भी चीज में वो डिप्लोमेट नहीं होते हैं। हाँ, इस फिल्म में एक चीज और दिखाई जा सकती थी, किस प्रकार अपने धर्म को जानने वाली युवतियां ऐसे ब्रेन वॉश करने वाली लड़के और लड़कियों को कैसे जवाब दे सकती हैं। ये दिखाना शायद सुदीप्तो भूल गए, और ये चीज भी दिखाते तो शायद जो लोग अपने धर्म के बारे में जानते हैं उन्हें थोड़ा और मनोबल बढ़ता, और उनकी बातों को जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा सीरियसली लेते। युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के गर्त में डुबाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है।
मगर फिल्म में उसका प्रोजेक्शन भटका हुआ नजर आता है। फिल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किए जाने की प्रक्रिया बहुत ही बचकाने लगती है। ग्रेजुएशन की हुई लड़कियों की आसिफा और उसके साथ ही जिस तरह बरगलाते हैं वह कन्विंसिंग नहीं लगता। गीतांजलि का अस्पताल में पड़े पिता पर थूकना, शालिनी को कोलंबो में सच्चाई पता चलने के बावजूद उसका सीरिया जाना जैसे कई दृश्य हजम नहीं होते। यहाँ पर ऐसे लोगों को किस तरह से जवाब दिया जा सकता है? सुदीप्तो सेन ज्यादा नहीं तो 3-4-5 मिनट का ऐसा भी रख सकते थे कि किस प्रकार अपने धर्म के प्रति जागरूक युवतियां ऐसी युवती और ऐसे युवाओं को जो उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से जवाब देते हैं। फिल्म में हिंसात्मक और बलात्कार जैसे दृश्य आपको कमजोर दिल वालों को दहला सकते हैं। कई ऐसे संवाद भी हैं जो विभिन्न समुदायों और विचारधारा के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। फिल्म का संपादन थोड़ा चुस्त हो सकता है। हालांकि प्रशांतनु मोहापात्रा की सिनेमाटोग्राफी में केरल से लेकर अफगानिस्तान के संसार को बखूबी दिखाया गया है। अभिनय के मामले में अदा शर्मा ने शालिनी के रूप में जहां एक और अपनी मासूमियत बिखेरी तो दूसरी तरफ फातिमा के रूप में डर, बेबसी, आक्रोश और पीड़ा को बखूबी चित्रित किया है। टीम मेकअप ने इस फिल्म में जिस तरह से आर्टिस्टों का मेकअप किया है उससे पता चलता है कि फिल्म को कितने बड़े स्केल पर बनाया गया है। फिल्म में अदा का काम सराहनीय है। सहेलियों के रूप में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है, मगर उनके किरदारों में कुछ गहराई का अभाव नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि आजकल के युवा युवतियां कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गए हैं। वो चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और इसी वजह से इनके कैरेक्टर को भी उतना लाइट ही दिखाया गया है। अब मैं बताता हूं भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों ने ISIS ज्वाइन किया है। प्रस्तुत आंकड़े ISIS की संपूर्णता की अधिकतम ताकत से अधिक हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 की एक रिपोर्ट में कहा है कि 2014 और 2018 के बीच लगभग 60 से 70 व्यक्ति केरल से ISIS में शामिल हुए थे। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 100 से 200 भारतीय संगठन में शामिल हुए थे। पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश में पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले सबसे छोटे आंकड़ों में से एक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर अपने 2020 की रिपोर्ट में दस्तावेज किया था कि भारत के कुल 66 व्यक्ति थे जो ISIS से संबंधित थे। फिल्म में चर्चित की गई घटनाओं को कथित तौर पर केरल की 4 महिलाओं के हाथों से प्रेरित किया गया था। 2016 और 2018 के बीच ISIS में शामिल होने के लिए इस्लाम में परिवर्तित हो गई और अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गई, जिनका 2019 में एक समाचार वेबसाइट द्वारा साक्षात्कार किया गया था। और 2016 में ISIS में शामिल होने वाले केरल के 21 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे जो 2019 में आत्मसमर्पण करने के बाद आज भी अफगानिस्तान में कैद हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बयान दिया था, प्रोपेगेंडा फिल्मों और मुसलमानों के उनके अन्यकरण को केरल में चुनावी राजनीति में लाभ प्राप्त करने के लिए संघ परिवार द्वारा विभिन्न प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनकी सामान्य रणनीतियां करती हैं, केरल में काम नहीं करते, इसलिए वे फर्जी कहानी पर आधारित फिल्म के जरिए विभाजन की अपनी राजनीति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों स्वतंत्रता के बाद से केरल की 2 प्रमुख पार्टियों ने सांप्रदायिक गलत सूचना के लिए फिल्म पर आपत्ति जताई है और फिल्म निर्माताओं पर संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। केरल को बदनाम करने और लव जिहाद साजिश सिद्धांत का प्रचार करने के लिए तमिलनाडु में नाम तमिलर काची के साथ साथ कुछ शहरों में मुस्लिम राजनीतिक संगठनों और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। एनटी के नेता सीमैन ने फिल्म की आलोचना की है और कहा कि चुनाव के दौरान इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाली फिल्म की प्रवृत्ति का हिस्सा था। 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें कहा गया कि सांप्रदायिक घृणा और हिंसा से संबंधित किसी भी घटना को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। फिल्म निर्माताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 12 मई को सुनवाई होनी है। रिलीज से पहले फिल्म को मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से लेकर पत्रकारों तक कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा था। याचिकाओं को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, जो इसके रिलीज के लिए पर्याप्त था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2009 में केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 हिंदू और ईसाई समुदाय की लड़कियां किडनैप की गई हैं और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया है। अब उनमें से ज्यादातर लड़कियां सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य ISIS और हक्कानी प्रभावी इलाकों में भेज दी गई हैं। ये लड़कियां आज भी अपने घर नहीं लौटी। मासूम लड़कियों की तस्करी से जुड़ी ये कहानी डायरेक्टर को भी रुला चुकी है और उन्होंने दावा किया कि दर्शक भी उनकी कहानी पर इमोशनल हो जाएंगे, जो कि सिनेमाघरों में देखा भी गया है। तो दोस्तों, ये थी केरला स्टोरी। आंकड़ा चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म सराहनीय है। आपको और आपके परिवार को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब पहले ही स्टेप पर यदि आप इस कन्वर्जन को रोक देंगे,
इस भटकाव को रोक देंगे, इस जिहाद को रोक देंगे, तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बाद में हो सकता है कि आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके बच्चे भी किसी अफगानिस्तान या सीरिया के रेत में दफन होने से बच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।